13 और 21 में डाउट है। अच्छा, डाउट्स पहले बता दो। देखो, आज मैं पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करूंगा सबसे पहले, फिर आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मैं डिस्कस करूंगा वो। हाँ, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आज डाउट डिस्कशन करेंगे। ठीक है? Today we will first begin with the potential energy and then we will discuss the doubts after the topic. चलो, ठीक है बेटा। ओम, चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे सभी लोग, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? इफ अ चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? एवरीवन? यस बेटा, सबको आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बहुत ध्यान से समझोगे। अगर आप ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ गए तो मुझे नहीं लगता फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी डाउट आपका रह जाएगा। ठीक है? और इस टॉपिक के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर। तो ये वाले टॉपिक के बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा खाली कैपेसिटर बचेगा, जिसके बाद हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ठीक है? ये 2 बहुत बड़े यूनिट्स है, इसलिए इसको कवर करने में टाइम लगा। दीज आर 2 वेरी वास्ट यूनिट्स। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। If a charge is moved between 2 points in an electric field, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है विच इज कैपिटल Q, पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? यस, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? देखो, रेडियली आउटवर्ड्स। Electric field will be radially outwards in all direction. This is the direction of electric field from a point charge. ठीक है? सब जगह पे होगी। वेरी गुड। अनिरुद्ध has also joined. Okay. ठीक है? तो हमने क्या किया, इस चार्ज के प्रेजेंस में, ये जो कैपिटल Q चार्ज है, इस चार्ज के प्रेजेंस में हमने एक छोटा सा चार्ज मूव करवाया फ्रॉम B पॉइंट टू C पॉइंट, है ना? दिस इज द स्मॉल चार्ज विच इज प्लस स्मॉल q. इट इज मूव फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, पॉइंट C. ठीक है? तो अगर हम इस चार्ज को मूव करवाएंगे तो हमें इस फील्ड के अगेंस्ट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q चार्ज से निकल रही है, इस फील्ड के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क इज यूजुअली डन अगेंस्ट द फील्ड और बाय द फील्ड। ठीक है?
इसमें दो तरह के वर्क डन हम पढ़ते थे अभी तक। एक वर्क डन होता था दैट इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। दो तरह के वर्क डन आपने पढ़े थे और दोनों में क्या रिलेशन था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। दिस रिलेशन वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दो तरह के वर्क डन पॉसिबल है, एक वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा और दूसरा वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा। मतलब जैसे कि अगर मैं इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जो इस फील्ड के अगेंस्ट होगा, विच इज अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? तो अब इस फिगर में देखो, बड़े ध्यान से देखना। नाउ ऑब्जर्व दिस फिगर वेरी केयरफुली, ऑब्जर्व दिस फिगर वेरी केयरफुली, है ना। यहां पे मैंने क्या किया, if a charge plus q is moved from B to C in the electric field of charge capital Q, then work will have to be done by some outside agency in pushing the charge against the force of field of plus Q। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसकी जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी कैपिटल Q की, कैपिटल Q की फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा विच इज के क्यू अपॉन, इसकी फील्ड कितनी होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। समझ आया? इसकी फील्ड कितनी होगी? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दर्शनिका, गामित हैज आल्सो ज्वाइंड, अनिरुद्ध हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके बेटा, टाइम पे आया करो। वेरी गुड, चलो। सो बड़े ध्यान से सुनो, आई एम रिपीटिंग अगेन। हमने क्या किया, एक कैपिटल क्यू चार्ज लिया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कितनी होगी? सपोज कर मुझे इस x डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, तो इस x डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पॉइंट पे, है ना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज को, छोटे से चार्ज को B से C मूव करवा रहा हूं ऑन दिस पाथ। आई एम मूविंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम B पॉइंट टू C पॉइंट ऑन दिस पाथ। तो जब मैं इस छोटे से चार्ज को मूव करवाऊंगा तो इस छोटे से चार्ज पे ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है ना। इस छोटे से चार्ज पे फोर्स कौन लगा रहा है? ये बड़ा वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q इंटू E के बराबर। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय कैपिटल Q इंटू E, नॉट स्मॉल q। आई विल राइट इट एज अ कैपिटल Q इंटू E, है ना। इस पे फोर्स कितना लगेगा? कैपिटल Q इंटू E। वेरी गुड, कैपिटल Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इस फोर्स के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं इस चार्ज को मूव करवा रहा हूं तो इस फोर्स के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब मैं अगेंस्ट वर्क डन करूंगा तो दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। समझ आया? ये जो वर्क डन मैं करूंगा दैट इज नोन एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, which is against the force of the field of charge plus Q। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अभी हम धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। वी स्लोली मूव टुवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? ईशा हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके ईशा, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे क्लास में? Yes, you were absent from so many days। चलो इधर आ जाओ। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? वर्क डन वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया. दिस पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सर डेली अटेंड कर रही हूँ. तो बेटा अटेंडेंस तो देते नहीं थे आप. टीशा का अटेंडेंस तो लगता नहीं था. कल भी अटेंडेंस नहीं लगा इसका. अटेंडेंस नहीं देते थे आप. अच्छा देते हो. ओके. दिशा अटेंड नहीं कर रही. नहीं कल की क्लास में नहीं थे टीशा आप. कल का अटेंडेंस नहीं था आपका. परसों का भी नहीं था. चलो ध्यान रखना. ध्रुवी हैज ऑल्सो ज्वाइंड. ध्रुवी भी आज लेट हो गई. चलो ठीक है बेटा. टाइम पे आया करो क्योंकि फिर एक बार क्लास स्टार्ट हो जाती तो आपको पता ही है. क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया. अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं. दिस सिचुएशन इज वेरी फैमिलियर और वेरी सिमिलर टू that of the mass moved in the gravitational field of the earth away from it. अब ये इस सेंटेंस का क्या मतलब है. देखो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से इसको थोड़ा लिंक करना पड़ेगा. मैंने पहले ही आपको बताया था जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आपको कूलम्स लॉ को रिलेट करके बताया था ग्रेविटेशनल लॉ के साथ, है ना. देयर इज अ वेरी सिमिलर एनालॉजी बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ. और वैसा ही रिलेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी होता है. जैसे हमने कूलम्स लॉ में दोनों लॉज को रिलेट किया था. कूलम्स लॉ को हमने ग्रेविटेशनल लॉ के साथ रिलेट किया था. वैसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करेंगे किसके साथ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ. ठीक है. बिल्कुल सेम काइंड की एनालॉजी होगी. इसलिए जिसने ग्रेविटेशन का थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है 11th क्लास का, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आपको पता है तो आप बहुत इजीली इस टॉपिक को रिलेट कर लोगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू कैन इजीली रिलेट विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. ये इस पॉइंट का मतलब है. अभी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. नाउ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. अब ये कुछ पॉइंट मुझे आपको बोर्ड पे क्लियर करने पड़ेंगे. सो लेट अस हैव वन बोर्ड. अभी मैं आपको बोर्ड पे क्लियर करूंगा कुछ पॉइंट्स. सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. यस बेटा सबको व्हाइट बोर्ड विजिबल है. एवरीवन. बेटा व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है क्या. जी है ना. एक्स्ट्रा वर्क जितना भी होगा extra work will be stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. एक बार फिर से इस पॉइंट को रिवाइज करते हैं.
तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करते थे, सपोज करो हम किसी भी ब्लॉक को ग्राउंड से उठा के, सरफेस से उठा के किसी पॉइंट h हाइट पे ऊपर ले जा रहे हैं, है ना। सपोज आई एम पिकिंग वन ब्लॉक एंड मूविंग टू अ हाइट h। तो उस h हाइट पे जब हम ब्लॉक को ले जाएंगे तो हमने कितना वर्क डन किया, mgh के बराबर। तो mgh जो हमने वर्क डन किया वो सारा का सारा वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो गया। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो बी पॉइंट पे इस ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना भी वर्क हमने प्रोवाइड किया वो सारा का सारा स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक को रिलीज करूंगा तो ये ब्लॉक ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जब ऊपर से नीचे मूव करेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बट यहाँ पे एनर्जी इज कंजर्व in this whole phenomena, energy is conserved. That's why we can say that gravitational field या gravitational force is a conservative force. Gravitational force कैसा force है, मैंने आपको बताया था, gravitational force is conservative force because energy is conserved. कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो सारी कंजर्व हो रही है। पहले हमने जो वर्क किया वो सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही हमने इस ब्लॉक को रिलीज किया तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स or gravitational potential energy, the same concept is applicable to electrostatic potential energy. अब electrostatic potential energy के लिए हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म चार्ज ले लिया प्लस क्यू। अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, डिफरेंस क्या था दोनों फील्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में बी इन एनी डायरेक्शन, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, राइट वेज भी हो सकती है, लेफ्ट वेज भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो अपने आप नीचे आता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा नहीं आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर ही चला जाता है ना, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, because gravitational field is always in downward direction, but electric field may be in downward direction or may be in upward direction. तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी that will be in upward direction. Now we are moving a small charge from a point A to point B. अब इस स्मॉल चार्ज को मूव करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, विच इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड के अगेंस्ट मुझे एक एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा तभी ये चार्ज मूव होगा, क्योंकि इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है। बट अगर मुझे इसको नीचे की तरफ लाना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा वर्क डन देना पड़ेगा। सो आई हैव सप्लाइड वन एक्स्ट्रा वर्क डन विच इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जितना भी वर्क मैंने सप्लाई किया ये सारा का सारा स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सपोज करो इस चार्ज को रिलीज कर दिया, अब मैंने इस चार्ज को रिलीज कर दिया, अभी मैंने क्या किया था, ए से बी इसको लेके आया, अब मैंने बी पॉइंट पे लाके इसको छोड़ दिया, तो अब ये वापस इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर की तरफ जाने की। तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी दैट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आप उस चार्ज को रिलीज करोगे बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे उसके पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वापस काइनेटिक एनर्जी में। सो हेंस वी कैन से दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी क्या हो गई आपकी, कंजर्व्ड हो गई। एंड इफ एनर्जी इज कंजर्व्ड then we can say that electrostatic forces are also conservative forces. Electrostatic forces are also conservative forces, ठीक है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखते थे? जी m1 m2 अपॉन r, याद करो 11th क्लास में आपने पढ़ा था। वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखोगे? k q1 q2 अपॉन r। दिस इज द एनालॉजी। जब हम कूलम्स लॉ पढ़ते थे तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमेशा हम ग्रेविटेशनल को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। हम ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। अच्छा, वहां पे जो ये जी कांस्टेंट होता था दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। वहां पे हम प्रोडक्ट ऑफ मासेस करते थे क्योंकि दो मास होते थे आपके पास। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ चार्ज करते क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट चार्ज है। वहां पे भी आर आपका सेपरेशन होता था बिटवीन द टू मासेस, यहाँ पे आपका आर सेपरेशन होगा बिटवीन द टू चार्जेस। समझ आया? दिस इज द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।